लिखिए आप लोग आदिकाल भाग 3। आदिकाल भाग 3। आदिकाल भाग 3 हम दो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अब तक हम लोग जो है आदिकाल के बारे में, आदिकाल का नामकरण हमने पढ़ा। ठीक है, आदिकाल को किस किस ने क्या क्या नामकरण किया दिया, किस किस नाम से उन्होंने संबोधित किया, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर आदिकाल की समय सीमा क्या है, आदिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर इसके बाद आदिकाल की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद आदिकाल में जो भी कुछ रचनाएं हैं हमने भाग 1 में देखा, भाग 2 में देखा। अब भाग 3 में हम जो है देखते हैं कि और कौन कौन सी रचनाएं जो आदिकाल में बची हुई है उसके बारे में जो चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लिखिए जो है एक कवि हुए हैं जिनका नाम है पुष्पदंत। क्या नाम है उनका? पुष्पदंत। एक कवि है जिनका नाम है पुष्पदंत। इन्होंने क्या लिखा? अड़य कुमार चरियू। अड़य कुमार चरियू। क्या लिखा उन्होंने? अड़य कुमार चरियू लिखा। इसके बाद लिखा जसहर चरियू और कोश ग्रंथ लिखा उन्होंने। कोश ग्रंथ। और एक रचना उन्होंने क्या लिखा? कोश ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? कोश ग्रंथ। ये 3 रचनाएं जो है इन्होंने लिखा था। ठीक है, 3 रचनाएं इन्होंने लिखा। अड़य कुमार चरियू, जसहर चरियू और कोश ग्रंथ किसकी रचना मानी जाती है? ये पुष्पदंत की रचना मानी जाती है। मान लीजिए आदिकाल में पूछ ले कि जो है जसहर चरियू किसकी रचना है, तो आप क्या बताएंगे? पुष्पदंत है। कौन से कवि है? पुष्पदंत है। अड़य कुमार चरियू किसकी रचना है, तो पुष्पदंत की रचना मानी जाती है। और कोश ग्रंथ किसकी रचना है, तो किसकी रचना मानी जाएगी? या पुष्पदंत की रचना जो है मानी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद इसी में एक कवि हुए तो बहुत महत्वपूर्ण कवि है जिनका नाम है गोरखनाथ। क्या नाम उनका? गोरखनाथ। ठीक है, इनका समय जो है 9वीं शताब्दी माना जाता है। 900 शताब्दी के आसपास इनका जो है समय माना जाता है। तो उनका नाम क्या है? गोरखनाथ। क्या नाम है? गोरखनाथ। गोरखनाथ की रचना है पद प्राण संकली शब्दी। ठीक है, ये कुछ रचनाएं। पद हो गया, प्राण संकली हो गया और शब्दी हो गया। अभय मात्रा जोग। नरवय एक रचना इनकी नरवय बोध है। 15 तिथि एक रचना इनकी मानी जाती है। 15 तिथि सप्तवार। ठीक है, सप्तवार। ठीक है, ये गोरखनाथ की रचना मानी जाती है। पद हो गया, प्राण संकली हो गया, शब्दी हो गया, अभय मात्रा जोग, नरवय बोध, 15 तिथि सप्तवार। ये इनकी जो है रचनाएं मानी जाती है। इनकी समस्त रचनाओं का जो है एक संकलन कर दिया। जैसे कबीरदास के 3 रचनाएं मानी जाती है। कौन कौन सी मानी जाती है? साकी, शबद, रमैनी। कबीरदास की 3 रचनाएं मानी जाती है ना, साकी, शबद और रमैनी। लेकिन तीनों रचनाओं को मिला करके एक नाम दे दिया गया है जिसका नाम क्या है? बीजक। ठीक है, क्या नाम है? बीजक। यानी कबीरदास की 3 रचनाएं मानी जाती है, साकी, शबद, रमैनी। तो उनके एक शिष्य हुए थे जिनका नाम था धर्मदास। तो उन्होंने क्या किया? 1564 ईस्वी में उन्होंने 1564 ईस्वी में उन पूरे तीनों रचनाओं को मिला करके एक नाम दे दिया जिसका नाम क्या हुआ? बीजक। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से 3 रचनाओं का एक संकलन तैयार किया गया है। इन सभी रचनाओं को क्या बनाया गया? एक संकलन बना दिया गया और उसका नाम क्या रखा गया? गोरखबानी। क्या नाम रखा गया? गोरखबानी। ठीक है, ये गोरखबानी के नाम से। अब मान लीजिए अगर एग्जाम में पूछ ले गोरखबानी किसकी रचना है, तो आप क्या बताएंगे? गोरखनाथ जी की रचना है। किसकी रचना है? गोरखनाथ जी की रचना जो है मानी जाती है। ठीक है, किसकी रचना मानी जाती है? गोरखनाथ की रचना मानी। गोरखबानी किसकी रचना है? अब मान लीजिए अगर ऐसा पूछ रहा है कि पद किसकी रचना, प्राण संकली किसकी रचना, अभय मात्रा जोग किसकी रचना, नरवय बोध किसकी रचना है, 15 तिथि किसकी रचना, सप्तवार। तो एक एक अगर पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे?
गोरखनाथ की जो है रचना मानी जाती है। लेकिन अगर ये सब ना पूछे, अगर कहीं पूछ ले गोरखवाणी किसकी रचना है, तो आप क्या बताएंगे? गोरखनाथ जी की जो है रचना मानी जाती है। किसकी रचना मानी जाती है? गोरखनाथ की रचना मानी जाती है। ठीक, ये हो गया, मिटा इसको। अब लिखिए जो है आप लोग, एक कवि और है जिनका नाम क्या है, मतलब जटमल। एक और है जिनका नाम है जटमल। क्या नाम उनका? जटमल। एक कवि है जिनका नाम है जटमल, और इनकी रचना जो मानी जाती है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा मानी जाती है। गोरा बादल की कथा बड़ी इंपॉर्टेंट रचना मानी जाती है, गोरा बादल की कथा। ठीक है, 1473 में ऐसे ये भी लिखी गई है, गोरा बादल की कथा। एक कवि और हुए हैं जिनका नाम जो है, इनका नाम है गोकुलनाथ। हाँ, गोकुलनाथ, गोकुलनाथ। ये कवि है जिनका नाम है गोकुलनाथ। इन्होंने क्या लिखा? 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव वन की